और ये नियुक्तियां सरकार के भिन्न भिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में की जा रही हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इत्यादि इत्यादि। साथ ही पिछले कुछ समय से रोजगार मेला की इस प्रक्रिया में एक और आयाम जोड़ दिया गया है और वो है मिशन कर्मयोगी प्रारंभ। अर्थात जो उम्मीदवार आपसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं वो अपनी नई जिम्मेवारी के लिए इस माध्यम से अपना शिक्षण प्रशिक्षण कर सके। हमें ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पिछली 2 किश्तों में जिन उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किए उन्होंने इस विकल्प का भरपूर उपयोग भी किया है। प्रधानमंत्री जी, बात समाप्त करने से पहले आपकी अनुमति से आपकी ही कही हुई एक बात दोहराना चाहूंगा। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, और ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि पिछले 9 वर्ष के आपके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में आपने अनेकों ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाए हैं जिससे लाखों की संख्या में रोजगार एवं जीविका के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देखते ही देखते स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख तक बढ़ जाना, बेरोजगारों के लिए आपके द्वारा प्रारंभ की हुई मुद्रा योजना 700 करोड़ राशि वितरित हो चुकी, 80 लाख लाभार्थी, 70% से अधिक महिलाएं हैं। आपने रेहड़ी वालों की चिंता की तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 40 लाख वेंडर पार्टनर्स इसके लाभार्थी रहे। आपके नेतृत्व में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया, हजारों की संख्या में कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए और साथ ही साथ आपने गति शक्ति जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो तेज रफ्तार दी है उससे रातों रात अलग अलग किस्म के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जहां केवल 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी थी, आज वो बढ़कर के 7 लाख किलोमीटर तक जा पहुंची। हवाई अड्डे केवल 74 थे इस देश में 2014 में, आज दुगने से भी बढ़कर 148, 300 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जहां पहले 145 हुआ करते थे मात्र 260 उसमें और जोड़ दिए गए। और साथ ही साथ नए आयाम, खादी का उद्योग, 1 लाख करोड़ से अधिक टर्नओवर, खिलौनों के आयात के बजाय उनका निर्यात, ये सब रोजगार उपलब्ध करवाने वाले नए आयाम आपके द्वारा देशवासियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि भाग्यशाली हैं वो नौजवान जो आज आपसे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगले 25 वर्ष में उन्हें यह अवसर रहेगा कि अपनी पूरी ऊर्जा, उत्साह और क्षमता के साथ वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, ताकि जब सन 2047 का शताब्दी उत्सव वो मनाए तो गर्व के साथ कह सके कि मुझे नौकरी लेते हुए मेरा नियुक्ति पत्र मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुआ था। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी देश में हो रहे अभूतपूर्व विकास के नए आयाम, रोजगार सृजन की सरकार की प्रतिबद्धता और अमृतकाल में विकसित भारत के सशक्त आधार का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गत 9 वर्षों की यात्रा तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की शानदार मिसाल है। बीते 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। गरीब कल्याण के लिए संकल्पबद्ध प्रयास हुए हैं। साथ ही लगातार बड़े पैमाने पर उद्यमिता, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। युवा देश को युवा शक्ति के सामर्थ्य का भरपूर लाभ मिले,
और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि में कर्मठ कर्मयोगी अपना अहम योगदान दें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक विशाल लक्ष्य रखा। रोजगार मेला सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। पहले की धीमी और ऑफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर तकनीक आधारित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे अनियमितता की संभावना खत्म हो गई है और मेरिट का सम्मान सुनिश्चित हुआ है। अब भारत सरकार हर महीने संपूर्ण चयन प्रक्रिया के साथ रोजगार देने के लिए तेज प्रयास कर रही है। रोजगार मेला सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने का उत्सव नहीं है, एक डेडलाइन का दूसरा नाम ही रोजगार मेला है, जिसके तहत एक निश्चित दिन पर सभी नियुक्तियों से संबंधित प्रोसेस पूरा करना होता है। रोजगार मेला से ये कर्तव्यबद्धता सिस्टम में आई है और वो एक नई ऊर्जा से काम करने लगा है। ये मेला युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। अलग अलग राज्य सरकारें और विभाग भी रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एक साथ 71,000 से भी अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। सिस्टम से जुड़कर किस तरह से काम करना है, कार्यस्थल नैतिकता क्या होती है और मानव संस्थान नीतियां क्या हैं, नई भूमिका के उचित निर्वहन के लिए कर्मयोगियों को इन विषयों की समझ होना जरूरी है। इसलिए इन सभी विषयों के बारे में एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाना तय है। रोजगार मेला के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मिल रहे अपॉइंटमेंट लेटर्स इन हकदारों और उनके परिजनों के लिए एक प्रकार से आनंद और बेहतर कल का आमंत्रण है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं नमस्कार साथियों, आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
भारत सरकार और के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, ये भी करीब करीब डबल। 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है, ये भी डबल। बीते 9 वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गांव गांव में खुले 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। गांवों में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन बने हैं, या फिर 9 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना। ये सभी अभियान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, ये देश के कोने कोने में रोजगार। साथियों, बीते 9 वर्षों में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। और अनुमान ये है
इन स्टार्टअप्स ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों, इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर 600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। इस राशि से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है, किसी ने टैक्सी खरीदी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है और इनकी संख्या लाखों में नहीं, मैं गर्व से कहता हूं ये संख्या आज करोड़ों में है। करीब करीब 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसका भी आधार देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार का निर्माण करना है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। साथियों, भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की स्किल रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और हर दिन एवरीडे 2 कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास यूनिवर्सिटी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स तैयार किए गए थे। पिछले 9 वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े हैं। इनमें से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाएं देनी भी शुरू कर दी है। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगभग 700 हो चुकी है। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है।
युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर, साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआईज में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, ईपीएफओ का। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उससे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में जिस तरह की खबरें आई हैं वो भारत में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी को दिखाती है। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वॉलमार्ट के सीईओ से हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सिस्को के सीईओ ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मुझे बताया कि वो भारत में बने 8,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एप्पल के सीईओ भी भारत आए थे। भारत के उज्जवल भविष्य और खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी एनएक्सपी, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव भी हाल ही में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण और उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। फॉक्सकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों,
देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जितनी बढ़ेगी, इतना अपने कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कार्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव देश की सभी गतिविधियों में सकारात्मकता को गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बधाई देता ही देता हूं, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को भी, आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। Her children and grandchildren celebrated another Mother's Day without her. It wasn't about how she died, it was about how she lived. I think about Stephen McDonald. Many of you have heard his story, and I shared it the other day, but it's one to hear again. Stephen McDonald was born and raised on Long Island, lived in my district. And he was a young cop in Central Park, shot in the head at point-blank range by young thugs. He survived and spent his life promoting peace and promoting forgiveness. And years back, after a long fight and battle, he returned home, eventually losing his life from the gunshot wounds that day. But it wasn't about how he died, it was about how he lived. So, ladies and gentlemen, as we talk about Police Week, yes, we should back the blue. Yes, every member of the United States House of Representatives should be supporting the bills that are on the floor this week. But we know they won't, because some of them are cowards, and they don't want to stand up and say that they support the police. They want to defund law enforcement. They want to see drugs and violence reign our streets. But that's not the country that we believe in. That's not the country that so many people gave their lives for. And that's why we, as a conference, are going to keep fighting. So use this week, Police Week, to remember those who have made the ultimate sacrifice and think about that inscription on the wall. It's not how they died that made them heroes, it's how they lived. The New York City Police Department has a motto:
fidelis ad mortem, faithful unto death. Every member of law enforcement on that memorial that many of us will visit this week, they remained fidelis ad mortem. I'd now like to turn it over to Representative Mike Ezell. Thank you. And thank you all for coming out here tonight. I want to thank the leadership in this House. Every one of you, every member in this House, you have shown nothing but support for our law enforcement since I have walked in here day one. I spent 42 years in police service, and I'll tell you, if I had to do it all over again, I'd do it again. Today is Peace Officers Memorial Day. Too many times over my 42-year career, I have had to go and visit a grave site. I have had to go and see widows. I have had to spend time with people that have lost their family members. And let me tell you something, that's not something easy to do. But these men and women that have given their life up for the service of others so that you can sleep peacefully each night, they do that because they love this country. They love their community. They love their family, and they want better for you and for the safety of you and your family. I ask each and every one of you today, if you don't know a cop, find one, get to know them, and you'll see just what kind of person they really are. They love people, they love serving, and they are the guy that shows up at 2 o'clock in the morning when it's pouring down rain and there's nobody else to call. You call the police. So the next time you think that you want to say something negative about a police officer, think about who you're going to call when things are all gone wrong. You call your local police. Again, I cannot thank this leadership enough for the way that you have treated me since I have been here. God bless America. God bless our police officers. Thank you. I feel very honored to serve in a group that a number have served. Pete Stauber, he didn't tell you, he was wounded in his line of work. It wasn't a small shot. He got shot in the head, went back to do the job. D'Esposito, passion from the heart. He didn't show you the ring that he wears, but he never forgets the detective has never left his life. When we were at the memorial, we laid a wreath, and he talked the stories just what he talked here. I went over to lay a wreath for the Kern County Sheriff Officer, Philip Campus. He went to the same elementary school, same junior high as I did. I was a little older than him. 2 young kids, talked to his wife just last week. He was on the SWAT team. And it's not a job. When I sat with the SWAT team, they went to a call, domestic dispute, father killing his family. He didn't wait around till it was safe for him to get out. He got out, saved a few family members, but gave his life doing it. His wife said, "Thank you for never forgetting." And that's really, we had a change in election. I hope you feel the change in Congress. That's what this is about. This is 1 week, but it's every day. And we walk across this country, I think you see it time and again. For every place that wanted to defund the police, you know they regret it. Doesn't matter where you live in the community, you want to be safe. We're hopeful we can change the turn of what the damage they have done. And that's what this is all about. With that, I'm going to give CNN the first question because they were here early. Thank you. A major call to fly back to blue. Do you believe the actions taken by a U.S. Capitol police officer who shot Ashley Babbitt were appropriate, or do you think he was acting like a thug and they were to perform arrest? Well, you've asked me this question before, and we've answered it many times there. When you look at it, he had a job to defend this Capitol, and that's what he was going through doing. Yes. Can I get 2 questions, one on this, one on another? You were late, but okay. On this topic, do you support giving line of duty benefits to police officers who die by suicide in uniform? Well, most police officers are not federal police officers. They're in working for the city and the counties, and they usually make that decision. But we see the job time and again, especially when people are out there saying defunding the police, the suicide that is happening and rampant throughout. I think we need to make sure we're interjecting to
protect these individuals not to have the suicide. So from a federal end, it's not a place that we vote on, but from a state level. But I think from a federal end, we should be looking at this, and it's also coming in when you think about law enforcement. If you've been to the border, our border agents, suicide is up high because the pressure they're under, the job they're not able to do, where they're being put off. I was just down there a couple months ago, and it was one of the #1 topics that another suicide had happened that day. I think we've got to start looking at how can we interact earlier to protect them. On our own Capitol Police officers, I would go bike riding with a number of them, and suicide is high within our own Capitol Police. So yes, I would seriously look at that because it's a part of the line of the duty. Great. And second question, would you say that President Biden is now negotiating on the debt limit? Well, let's just look at the facts. We have a meeting tomorrow with the 4 leaders talking about the debt ceiling. We'll have staff in a room talking about the debt ceiling. I don't know what he calls that, but everybody else would call it negotiating. Do you have, just now as these meetings have broken up today, or close to, do you have any update, how you feel about negotiations? Look, if we were sitting in the room that we were today and it was February, I'd feel good about it. We just had our secretary say June 1st, we could run out of money. We only have so many days left. The president decided to wait 100 days before he would negotiate. He treated this the same way he treated the border. He wanted to ignore the problem. When I became speaker, one of the first things I requested is a meeting with the president. And I only got the meeting on February 1st. And I wanted to sit down with him to talk about how could we solve the debt ceiling problem, curve the way we've been spending money, find places we can save for the taxpayers. I mean, who would think if you appropriated COVID money that sat there for 2 years, that you passed the bill that the pandemic is over, that you could pull that money back with savings? What about growing our economy? Instead of watching our energy bills go up and the stock market go down, what about having the stock market go up where retirement accounts go higher, where you have more money in your pocket because your energy costs are less? What about the idea of helping people get back into the workforce because the supply chain will be better, the work requirements, helping people work? All of that I felt would be very positive. I talked to the president about it back then. He wanted to ignore us. And the only body in all of Congress are the Republicans who raised the debt ceiling. And we did it way in advance before Janet Yellen told us when the deadline was, because we didn't want to be here. So no, I don't think we're in a good place. I know we're not. This ignoring the problem, thinking it's going to go away, he could bumble his way just into a default like he did on the border. That's what we didn't want to have happen. So we raised the debt limit. We're protecting. I don't know, maybe his secret plan is to wait till the last minute and pass our bill. I'm okay with that. What is this meeting tomorrow? What does a successful meeting look like to you? What would need to happen to make you feel a little bit better about it? They would have to get serious about negotiating. They would have to really talk about where they're going to go. Look, the way the founders designed this whole government, the House takes an action, the Senate takes an action, you go to conference, the president decides he's going to sign it. Unfortunately, only one house has taken action. But it seems to be a continual pattern. When DC wanted to decriminalize all the actions, the House took an action. The president said he would veto it. 170 some Democrats voted against it. And then it passed the Senate against Schumer's beliefs, and the president signed it. When we had a border with Title 42 going to be lifted, they ignored the problem. The House again took action. We are looking for solutions, but we'd really like somebody